जय भीम साथियों, हम उत्तर प्रदेश के बदलापुर क्षेत्र में हैं और आज हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर भारत प्रसाद अटल हैं। यूँ तो वो होम्योपैथी के बहुत बेहतरीन किस्म के डॉक्टर हैं और अपने क्षेत्र में उनकी ये पूरी पहचान है, लेकिन उनकी जो पसंदीदा क्षेत्र है वो है सामाजिक कार्यकाज। एक दलित कार्यकर्ता के बतौर वो इस क्षेत्र में होने वाली प्रत्येक तरह की घटनाओं पर निरंतर हस्तक्षेप करते रहे। एक अच्छे लेखक भी हैं, कवि भी हैं और एक अच्छे क्षेत्र के अंदर एक अच्छी साहित्यिक पहचान रखते हैं। यूँ तो हम लोग हमेशा से जब भी मिलते हैं तो दलित कार्यकर्ता आपस में सामाजिक मुद्दों पे बातचीत करते हैं, लेकिन इस पूरी बातचीत में एक दलित कार्यकर्ता का खुद का जो संघर्ष है उससे लगातार हम अनभिज्ञ रहते हैं। किसी भी दलित कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी हो, उसके जीवन में बहुत सारी सफलताएं होती हैं, उसने बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना भी किया होता है और उसके अपने संघर्ष भी होते हैं। और कामोवेश ये सामाजिक कार्यकर्ता जब तक सड़क पे हैं तब तक देश और समाज सुरक्षित रहता है। तो आज उसी प्रक्रिया में आज हमारे साथ भारत प्रसाद अटल जी हैं और मैं जानना चाहूँगा भरत जी आपसे कि बताएं आपका बचपन कैसे गुजरा? बचपन तो ऐसे पैदा तो मैं जौनपुर के गांव में हुआ था, लेकिन मैं पैदा होने के सिर्फ पैदा ही हुआ था। इसके बाद हम कानपुर चले गए। वहाँ फादर हमारे रहते थे और फादर सर्विस करते थे पावर हाउस में और वहाँ रहते थे। तो वहाँ हमको कोई भेदभाव का कोई भावना नहीं दिखी, क्योंकि मजदूरों का क्षेत्र था, मजदूर में रहते थे। तो मुझे क्या मालूम भेदभाव कास्टिज्म क्या है। नहीं तो देखिए, जातिगत भेदभाव इतनी जमीनी स्तर तक है कि चाहे वो मजदूर हो या चाहे राजा महाराजा, भेदभाव तो हर जगह होता था। तो क्या आप जब मजदूर कह रहे हैं तो इसका मतलब वो एक दबे कुचले वर्गों की या दलितों की ही आबादी वहाँ पे बहुतायत में थी? करीब 100 कमरों का था वो। अच्छा। कैंपस था और सब लोग जब गांव से आते थे वहाँ पर काम करने के लिए तो अपने अपने घरों की दुखड़ा बताते थे कि आज वहाँ हो गया, आज वहाँ हो गया। अच्छा। तो बचपन से वो सब सुनते रहे, लेकिन उतना उत्तेजना नहीं थी। बाद उन्होंने जो है बहुत कुछ बताने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग अपना नाम बदल सकते हैं, हाँ, आपको कोई रोक सकता नहीं है। तो इसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद बीपी मौर्य विपन पार्टी से वो कानपुर में परेड पर उनका भी एक बहुत बड़ी सभा थी, बहुत भीड़ थी उस पार्क में। और वहाँ पर भी हमने देखा बीपी मौर्य के वक्तव्य को और मुझे लगा कि वास्तव में कुछ मामला है जरूर समाज में जिसको कि हम लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग कानपुर रहे, फिर चले गए लखनऊ गए। लखनऊ से वहाँ आपने अपनी शिक्षा क्या वहीं पे ग्रहण की? हाँ, डीएवी कॉलेज से किया था। अच्छा, कहाँ तक वहाँ पे पढ़ाई की? वहाँ पर बेसिक फर्स्ट ईयर किया था। अच्छा। बाजो से। अच्छा। और डीएवी डिग्री कॉलेज से। तो क्या आपकी सामाजिक गतिविधियाँ आपने वहीं कानपुर में ही शुरू कर दी थी? नहीं, वहाँ गतिविधियाँ नहीं हुई थी, लेकिन एक बात जरूर था, जो फंक्शन होते थे हिंदू फंक्शन, उसमें अच्छा। हम बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। अच्छा। तब हमको ये नहीं मालूम था कि ये हिंदू फंक्शन हमारे लिए नुकसानदेह है। अच्छा। हाँ, लेकिन जब इसके बाद लखनऊ, मतलब आप उसको मात्र एक सामाजिक सामाजिक कार्यक्रम देखते थे, बड़ी भूमिका अदा करते थे। अच्छा। पैसा इकट्ठा करना, बुलाना लोगों को, ये सब करना। घसीटलाल साहू एक थे वहाँ पर। अच्छा। घसीटलाल साहू भी एक किताब लिखे थे हिंदू व्यवस्था पे और वो मुझे बहुत प्रिय लगा। तो अच्छा। हाँ, घसीटलाल से हम बहुत काफ़ी प्रेरणा पाए, क्योंकि बेचारे मारे भी गए थे, बाद में लोगों ने उनको मारा जब तेली जात के थे। अच्छा। और इसके बाद जो है हम लोग कानपुर से लखनऊ गए। लखनऊ से चले आए, मैं यहाँ लखनऊ से चले आए, हम लोग यहाँ गांव में आए तो यहाँ भीषण भेदभाव, जाति भेदभाव ये सब था। अच्छा। फिर आप लोग लखनऊ में आ गए? लखनऊ से पढ़े, वहाँ पर फिजियोथेरेपी किया। अच्छा। हाँ, फिर इसके बाद हम यहाँ गांव में आए। अच्छा, आपने फिजियोथेरेपी का भी कोर्स कर रखा है? केजी मेडिकल कॉलेज से। अच्छा। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से। और ये जो आप होम्योपैथी का कब से कर डाला? होम्योपैथी तो बाद में हुआ है धीमे धीमे। उस समय इतना दबाव नहीं था, लोग 5 तक पढ़ के चिकित्सा करते थे, शहरों में भी देहातों में भी। अच्छा, सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर आपने काम कैसे करना शुरू किया? पहले जब गांव में आए तो पहले वहीं भिड़ गए। अच्छा। हमारे गांव में पशु उठाने की और मरे पशु उठाना, ये करना वो करना सब होते थे। अच्छा। वो उसको मैंने पहले अपने लोगों को संगठन किया कि इस काम को छोड़िए। अच्छा। और नहीं छोड़ेंगे तो आपको सोशल बाइकाट किया जाएगा। अच्छा, मतलब आपने अपने ही समाज के लोगों के बीच में किया। अच्छा। अपने गांव से शुरू किया मैंने। अच्छा। क्योंकि अपने गांव के सामंतवादियों को। क्या नाम था आपका गांव का? चितौड़ी गांव था। चितौड़ी। हाँ।
ये यहीं बदलापुर के क्षेत्र में? हाँ, सराय कुछ स्टेशन वो डाकखाना है। अच्छा। हाँ, था उसी में। हाँ, तो पहले हमने वहीं शुरू किया। अच्छा। हाँ, और हमने बंद करवा दिया वो। अच्छा। वो जो था मरे पशुओं वाला काम जो था वो बंद करा दिया। अच्छा। हाँ, इसके बाद और झगड़े शुरू हो गए गांव में। तो हम लोगों ने 5-6 लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों ने एक रात्रि मीटिंग शुरू कर दिया। अच्छा। गांव रात को जाते, दिन भर कमाते थे, रात भर हम लोग वहाँ जाते थे रात में, और उनको यही सिखाते थे कि भाई समाज सुधार करिए, गरीबी बहुत है, भेदभाव बहुत है, आप लोग हिंदू धर्म के सब त्योहारों को छोड़िए। पहले होली ही पहला आया हम लोग की मीटिंग के बाद। अब होली में लोगों ने होली नहीं मनाई, तो वहाँ की जो और लोग जातियाँ थी तो अरे कहने ये क्या बात की, आपकी दलित लोग जो है होली में साबुन नहीं लिए, रंग नहीं लिए, होली खेले नहीं बस्तियों में। तो बड़ा उनको फीलिंग हुआ कि ये कौन आदमी है जो ऐसा रोक दिए, और सब लोग ने मान गए। तो इसके बाद वो होता रहा, इसके बाद और तमाम सुधार होते रहे। इसके बाद हमारे भाई दौलत राम जी से संपर्क हुआ। अच्छा। हमारी गतिविधियों को देखते हुए या हमारे नाम को जानते हुए। क्या कभी आपके क्षेत्र में या गांव में दलितों के साथ कोई अत्याचार की कोई बड़ी घटना घटित हुई? हाँ, बहुत घटित हुई थी। ये दौलत राम जी के गांव में एक महिला को एक ठाकुर जो था वो उसने मार दिया था। मारने के बाद कुएं में डाल दिया था, और कोई तैयार नहीं था कि उनके नाम से कोई FIR करे। अच्छा। तब उसमें मैं अपने नाम से FIR कराया थाने पर। SP के यहाँ गए, दरखास्त दिए। 10 दिन वहाँ बैठे रहे आंदोलन में। अच्छा। कचहरी के अंदर जहाँ जगह धरने पे बैठ गए आप? 10 दिन लगातार हम लोग बैठे रहे, और कुछ NGO के भाई थे। अच्छा। तो वहाँ से वो रिस्पांस अच्छा मिला है। SDM साहब आए, उन्होंने कहा कि आपकी बात लिखी जाएगी, और वो FIR दर्ज हुई। अच्छा। और FIR दर्ज होने के बाद वो जो महिला मरी उसका हस्बैंड पैसा भी पाया। अच्छा। लेकिन उसने पता नहीं क्या हो गया कि वो पैसा पाने के बाद वो हमसे लोगों से बात नहीं किया, बाद में वो सुलहनामा कर लिया। नहीं, ये तो आमतौर से दलितों के साथ होने वाली अत्याचार की घटनाओं में बहुत आम बात है। आम बात कि क्योंकि जहाँ कहीं पे भी दलित रहते हैं, जहाँ कहीं पे भी उनकी बस्तियां हैं, गांव में भी उनकी तादाद कम होती है। हाँ। इस कारण से आमतौर से होता यह है कि उनके ऊपर समझौते का दबाव डाल करके समझौता हो गया, कर लिया जाता है। इसके बाद एक दूसरे गांव की एक महिला थी, उसके हस्बैंड की जमीन जो है पंडित लोग लिखा लिए थे। अच्छा। और लिखा दिया, लेकिन उन्होंने TM से परमिशन नहीं लिया था, SC का परमिशन नहीं लिया था। अच्छा। हम और उसी समय चकबंदी भी आ गई, और हम लोगों ने वहाँ पर CO से कह करके उसको जमीन को अपने पास ले लिया, उस जमीन को। अच्छा। फिर रिकवरी हो गई, हम लोग ने उसको ले लिया उस महिला के आदमी के नाम से। और वो पंडित लोग बहुत हड़काए थे कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो भाई संगठन अगर है तब तो हम मजबूत हैं। अगर संगठन है तो अकेला चना भार नहीं हो सकता। ये हमारी एक ताकत है संगठन। और यहाँ लोग संगठन से भागते हैं, पता नहीं क्यों। कहीं उनका दबाव है कि उनकी यहाँ नौकरी करते हैं, कोई कहेगा कि अरे उनकी यहाँ मौके पर दवा दारू पैसा मिल जाता है, तो कोई कहता है कि अरे साहब। नहीं, दलितों की जो निर्भरता है उच्च जाति के वर्गों के ऊपर, क्योंकि पूरे देश में जो स्थिति है वो एक जैसी है कि इनका दलित जो है आमतौर से भूमिहीन होते हैं, या इतनी कम जमीन होती है कि वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। तो उनकी निर्भरता के कारण से ही वो ब्लैकमेल होते हैं और अंत में समझौते के लिए दबाव पड़ जाते हैं। लेकिन आपने अपने गांव में ही ये गतिविधियां शुरू कर दी, और गांव में जो स्थापित व्यवस्था थी आपने उस पे हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। एक मैंने और गांव में किया था। अच्छा। कि हमारे बस्ती में जब कभी झगड़े होते थे भाई भाई में जमीन के बारे में, एक हाथ बंटवारे झगड़ा होती थी, तो हमारे ठाकुर लोग आते थे, और वो सामंतवादी ठाकुर जो होते थे, तो वो जो उनका मजदूर होता था उनकी तरफ बात करता था। तो मैंने एक ऐसा पॉइंट रखा, मैंने एक महिला औरत थी, झगड़ाऊ टाइप थे, मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम जब वो ठाकुर आने लगे तो मैं ही कहूँ ये जो ठाकुर लोग आते हैं और यहाँ पर पंचायत करते हैं, जमीन मेरी है, ये कौन होते हैं, ये कौन से लेखपाल और चकबंदी अधिकारी है। तो वो महिला जब गाली देने लगे तो जो ठाकुर आ रहे थे वो घूम गए। अच्छा। बाद में मुझको झूठ गया। उसी दिन से हमारे यहाँ ठाकुरों के द्वारा या पंडित के द्वारा कोई जमीन का गरीब बस्तियों की दलील का नाप जोख नहीं करने आते। कहते भैया अटल जी हैं, वो क्या करा दें कोई जानता नहीं। अच्छा। ये बड़ी अच्छी विडम्बना थी कि जो ठाकुर शाही का था कि जमीन नापना है तो वो अपना कर देंगे है। इसके बाद कितने साल पुरानी बात होगी? ये हो गया होगा 20 साल। 20 साल। हम 70 साल के हैं, 71 चल रहा मेरा। बताइए, 70 साल के हैं और आज भी उतनी ही जोश से, उतनी ही ऊर्जा से निरंतर काम कर रहे हैं, और जो एंजाइटी उनके अंदर कुछ करने की दिख रही है
वो कितनी सकारात्मक है इसको महसूस किया जा सकता है। तो अटल जी, वो तो एक गांव का साथ खतरा है। हाँ? मैं जानता हूँ ऐसे कार्य करने वालों को खतरा होता है सामंतों द्वारा। तो आपको भी धमकियां हाँ, मिलती रहती बिल्कुल धमकी, क्या बहुत ज्यादा धमकी मिली थी। फादर हमारे ने कहा कि तुम्हारी ऐसी बोली है कि तुमको गोली मार देगा। जातिगत भेदभाव हुआ, अत्याचार उत्पीड़न हुआ, और जानवर जो पशु को उठाने की बात थी वो बहुत गांव में मारे गए थे, बहुत हर गांव में। लेकिन हमने ऐसा कर दिया कि ब्लॉक प्रमुख हमारे गांव के ठाकुर थे, उनको हमने अपनी ओर मोटिवेट कर लिया। अब वो क्योंकि कांग्रेसी थे, तो मोटिवेट करने के कारण जो है, जब वो ठाकुर का बैल मरा अब वो आए तो लोगों ने कहा भाई देखिए हमारे यहाँ हुक्का पानी बंद हो जाएगा, हम आपका बैल खाएंगे। तो वहाँ उनसे गए ठाकुर लोग, वहाँ संगठित होने के लिए गए ब्लॉक प्रमुख से। तो हम वहीं बैठे, जानबूझ हम बैठे थे पहले से ही। तो कहा कि वो लोग नहीं उठा रहे हैं, चमार लोग। तो उन्होंने कहा नहीं उठाया तो आपने उसका कमाया खाया है बैल, जाओ तुम उठा फेंक दो। वो भी उसी दिन से उसी दिन स्टार्ट, उसी दिन मतलब बिना लड़ाई बिना संघर्ष का। अच्छा। खाली मैंने मोटिवेट उसको कर लिया था ब्लॉक प्रमुख ठाकुर को। अच्छा। हाँ, तो मतलब आप ये मानते हैं कि अगर थोड़ी कोशिश की जाए, हाँ, तो गैर दलित वर्गों में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हाँ, अच्छे हैं जो इतने संवेदनशील होते हैं कि अगर उन्हें ठीक ढंग से समझाया जाए तो वो लोग भी दलितों के समर्थन में, या ये कहिए गैर बराबरी के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल भाई, हम तो कह रहे हैं कि कभी भी पहले बातों से संघर्ष हाथी लाठी डंडे से नहीं होता है। पहले बातों से अपने उस समस्या को सुलझाया। अच्छा, ये जब आप सामाजिक कामकाज कर रहे थे तो आपके खुद के जीवन की क्या चुनौती थी? चुनौती कुछ खाने पीने कोई परेशानी थी नहीं। अच्छा। वाइफ भी हमारी सर्विस करती थी, कोई प्रॉब्लम था नहीं। अच्छा। तो खाने पीने समझते थे कि हम, और जब आदमी की परेशानी खाने पीने की होती है साहब, तभी हमारे संघर्ष टूट जाते हैं। वो लोग यही कहते थे कि डॉक्टर के पास तो पैसा है, वो खा ले तुम लोग मर जाओगे, नहीं तो काम करोगे, नहीं ये करोगे। आज ये हाल है कि हमारे यहाँ भी आज 3 साल हुआ होली का कार्यक्रम था। एक दिन पहले हमारे गांव के ठाकुर लोग चौकी रिपोर्ट किए थे कि होली के दिन ये लोग हमारे चमार लोग हमको मारने आएंगे रात को, और चैलेंज किया है। तो मैं बैठा था उसी नहर के, मेरे घर के पास घर है, नहर है, उसी पुल बैठा था। तो पुलिस वाला आया, कहता कि ये कौन गाँव? मैंने कहा चितौड़ी है। कहा यार यहाँ पैसा चमार यहाँ का आदमी है कि ठाकुर लोग ने रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर होली में चमार लोग हमको मारेंगे। अरे बड़ा सरप्राइज में हुआ, मैं हंसले। अरे मैंने कहा यहाँ सब सीधे साधे गरीब लोग हैं। कहे नहीं यार, आप चचरी में चौकी पर चलिए सवेरे आइए, मैं दिखाऊं, दरखास्त दिया है ठाकुरों ने। तो मैंने कहा चलो एक काम तो अच्छा हुआ कि जो हम लोग करते थे रिपोर्ट देने का काम, वो जो है। तो गांव में कितने साल तक आप रहे? अभी तक है। अच्छा, गांव में अभी भी? हाँ अभी है। तो मतलब आपके सन 84 से मैं हूँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपके वहाँ रहने से, हाँ, और आपके निरंतर हस्तक्षेप करने से गांव में एक बदलाव हुआ है। लेकिन एक बात मैंने जरूर किया कि हमने डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर सामंतों का देश गांव होने पर भी हमारे खुलेआम नाच होता है, नौटंकी होती है, और खूब मनमानी बात होती है। लेकिन ठाकुर नहीं आते, और जो आते हैं तो खाली वोट के मारे वो चुपचाप बेचारे बैठे रहते हैं कि वोट लेना है इनसे, तो बोलो नहीं भैया, नहीं बिगड़ जाएगा वोट। अच्छा। ये ब्लैकमेलिंग इस्तेमाल भी करने लगा। अच्छा, आपके प्रयासों से, या आप जैसे तमाम जो साथी हैं यहाँ के, उनके प्रयासों से यहाँ के दलितों की स्थिति में कोई बदलाव आया? नहीं, बदलाव तो काफी आया भाई। जनसेवा आश्रम था, दौलत राम जी का ये NGO था, और ये हर महीने हम लोग वहाँ बैठते थे। और संभ्रांत लोग जो पढ़े लिखे थे और जो मजदूर वर्ग थे, वो संडे को यहाँ आते थे। हम लोग काफ़ी चर्चाएं होती थी, और वो अपने गांव में बताते थे इस NGO ने बहुत कुछ किया है, इस NGO ने बहुत कुछ किया है। इस दौलत राम का भारतीय जन सेवा आश्रम ने इस क्षेत्र के गाँव में के लोगों को बुला कर पाठ पढ़ाया दलित विकास का। तो ये बड़ी, हम भी दलित विकास संघ बना करके इसी का प्रोजेक्ट हमको बना दिया गया कि आप भी इसको चलाइए। दलित विकास संघ के कोऑर्डिनेटर है। और इसके साथ साथ एक यहाँ मुसलमानों के एक NGO है वहाँ जौनपुर में, सिपाह में, तो उसके भी हम ट्रस्टी हैं। जमीन की स्थिति आपके जमीन जिसकी ये हो गई कि एक आदेश अखिलेश ने कर दिया था, बहुत बड़ी गलती है कि पट्टा को अगर कोई एक्वायर नहीं किया है पट्टा मालिक, उसको सरकार की जमीन में मर्ज कर देना है। और यहाँ के वकीलों ने क्या किया, दलितों ने उस कानून को छिपा करके, जब जाते थे लोग बेचारे पट्टा के कागज लेकर के, हाँ बस मैं दिला दूंगा। अब वो बताते नहीं थे कि ये इसका एक नया आदेश हो गया, और लेखपाल ने प्रधान की मर्जी पर, जिसको प्रधान ने चाहा उसका नाम कटवा दिया। बताइए, ये तो
अत्याचार उत्पीड़न की बात हो गई, आपने उसमें बहुत अच्छा हस्तक्षेप किया। आप अपने इस 20 साल की सामाजिक गतिविधियों में आप अपने आप की अपनी खुद की सबसे बड़ी सफलता किसे मानते हैं? सफलता इसलिए हम मानते हैं, पहली बात तो इकोनॉमिक तो हमारे ऊपर है, डिपेंड कमाई का तो अपने ऊपर है, निर्भर है। लेकिन इतना है कि जौनपुर जिले के जो राजा थे, यहाँ के किंग थे, उनके पास हम बैठते थे। अच्छा। हाँ, उनके पास मैं बैठता था, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि चमचा बने हैं राजा साहब के, लेकिन मैं तो वहाँ कुछ पकड़ रहा था, वहाँ तो मैं कुछ पकड़ रहा था कि भाई किसी के पास बनी तभी मालूम होगा। उन्होंने हमको बताया कि आप हिंदू धर्मशास्त्र का काड़े साहब की, अगर उसको आप खरीद लेते हैं तो तुम्हारी अवकाश क्या है हिंदू धर्म में, वो तुम जान जाओगे। तो हमने जाकर बनारस 4 खंड ले आए। लेकिन उसने आपको तो एक नया रास्ता दिखा दिया। हाँ, रास्ता दिखा दिया। उससे हमने धर्मशास्त्र, इस समय हमारे क्षेत्र में कोई ब्राह्मण मुझसे बहस नहीं करता इस बारे में। वो जानता है कि रजवा के साथ रहा है और ये खुद जान गया है कि धर्म क्या है, धर्म में कितना बेवकूफ बनाया गया दलितों को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ बात करा। क्या आप अपने समाज को कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैसेज तो यही है कि इनको धर्म छोड़ना होगा। धर्म शोषण का जरिया है। धर्म पहले जो था नैतिक मजबूत करता था, नैतिकता मजबूत करती थी। आज धर्म राजनीति हो गई। आज धर्म जो है वो राजनीति हो गई है। धर्म के सहारे वोट लेना, अपनी सरकार मजबूत करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जय भीम। और उम्मीद करते हैं आप यूं ही जारी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आप अपना जो अनुभव है वो अगली पीढ़ी को भी देते रहेंगे, जिससे वो लोग कुछ नया कर सकें। पूरी की पूरी जातिगत व्यवस्था को चुनौती देने के लिए आप जैसे ही लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप अपनी उस भूमिका को शानदार ढंग से निभा रहे हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं आप ऐसे ही जारी रखें। थैंक यू। जय भीम।